नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। जी हाँ, आज बेहद ही खास दिन है क्योंकि आज आजम खान जेल से रिहा हो गए। करीब 27 महीने के बाद उन्हें ये रिहाई मिली है और ये खबर तमाम चैनलों की सुर्खियां रही। उसके अलावा एक और खबर है हैदराबाद एनकाउंटर की। जी हाँ, आपको याद होगा 2019 में गैंग रेप के मामले में जिस तरह से 4 एनकाउंटर हुए थे, वो जांच में फर्जी पाए गए हैं। जी हाँ, ये बेहद ही चिंता की बात है और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा ज्ञान वापी मस्जिद का जो विवाद है वो चलता ही आ रहा है और मामला कोर्ट में भी चल रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इन सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान और रियल एक्सप्रेस के एडिटर चीफ नदीम अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आजम खान जेल से रिहा हो गए 27 महीने बाद। आजम खान के लिए बहुत ही राहत की खबर है, उनके परिवार के लिए बहुत राहत की खबर है। इसको आप किस तरह से देखेंगे उनकी रिहाई को, क्योंकि परिस्थितियां काफी बदली हुई नजर आ रही हैं। चुनाव हो चुके हैं, अब वो जेल से बाहर हैं। बगावत भी अखिलेश यादव के खिलाफ शुरू हो चुकी है और प्रसपा के जो चीफ हैं शिवपाल यादव, वो भी अखिलेश यादव से कट के अब आजम खान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि मायावती भी कहीं ना कहीं ट्वीट करके समर्थन कर रही हैं आजम खान का। देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आज आजम खान के लिए बहुत बड़ा दिन है, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है और कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। अखिलेश यादव उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि आजम खान का पहला रिएक्शन क्या है। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव पे ये आरोप लगते आ रहे हैं कि पिछले 2 सालों से ज्यादा का वक्फा गुजर गया, वो उनसे मिलने एक आध बार कभी गए होंगे मेरे ख्याल से जेल में। जी हाँ, और वो मैं बता दूं कि जब वो मिलने गए वो काफी ट्रोल करने के बाद, मुझे याद है वो पल भी, क्योंकि कल्याण से बहुत ज्यादा बीमार थे, तो जो बीजेपी जो वरिष्ठ नेता थे वो मिलने गए, तो उनकी तस्वीर को देखकर ट्रोल किया गया अखिलेश यादव को, तब अखिलेश यादव मिलने गए। और पिछले इन 27 महीनों में चाहे वो AIM हो, ओवैसी की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी लोगों ने आजम खान पर डोर डालने की कोशिश की। मुझे याद है इमरान प्रतापगढ़ी भी उनसे मिलने गए थे, उनके मुद्दे को उठाते रहते हैं और आज रिहाई के बाद उन्होंने काफी ट्वीट भी किया, इमरान प्रतापगढ़ी ने भी किया, लगभग सभी नेताओं ने किया। तो अब ये देखना यह है कि 2024 से पहले किस तरह का समीकरण बनता है। आखिर आजम खान, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे, क्या आजम खान सच में समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे? और अगर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या आजम खान BSP में जाएंगे या कांग्रेस पार्टी के दामन थामेंगे? लेकिन इस बीच में एक ट्वीट मायावती ने किया था, आपको याद होगा, जिस तरह उन पर केस चलाए गए और जमानत नहीं दी जा रही थी। एक समर्थन में इस ट्वीट के क्या मायने हैं मायावती के? माने यही है कि सारे लोग, मैंने जैसे कहा कि ओवैसी की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उसी तरीके से मायावती ने भी ट्वीट करके एक खानापूरी की, क्योंकि डोरा डालने के लिए, क्योंकि आजम खान के पास ऑप्शन खुला है और अभी आजम खान का पत्ता आजम खान ने खोला नहीं है। आजम खान ने अपना पत्ता खोला नहीं है और अखिलेश यादव को यही टेंशन होगा। क्या लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव की करारी शिकस्त हुई है जो हाल में विधानसभा चुनाव में, तो क्या क्योंकि नजदीक में आप देखा जाए कि विधानसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव भी 2024 में है, तो क्या अब समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं? अभी इस राजनीति में तो कुछ कह नहीं सकते। अभी 2024 के चुनाव में काफी समय है, 2 साल का लगभग वक्त है। इन 2 सालों में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक आजम खान का सवाल है, आजम खान पर तमाम सियासी पार्टियां डोरे डाल रही हैं और सब लोग उन्हें अपने पाले में खींचना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से माहौल बना हुआ है, क्या लगता है कि जो माइनॉरिटी तबका है वो असंतुष्ट नजर आ रहा है, जिस तरह का एक्शन लेना चाहिए या जिस तरह से स्टैंड लेना चाहिए था अखिलेश यादव का, वो बचते अखिलेश यादव, दरअसल बात वही है जो माइनॉरिटीज की आपने बात किया। अखिलेश यादव यही थप्पा नहीं लगाना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जो वोटर है कहीं ना कहीं उन्हीं को वोट देगा, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कहीं बिखर ना जाए, जबकि चुनाव के नतीजे आने के बाद हाथ हो गए। तो आजम खान चुनावी नतीजों के बाद ये साबित हो गया कि जिस बात का अखिलेश को डर था आखिर हुआ वही।
और आजम खान भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के एक और नेता है अबू आसिम आसिफ जी, आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के दौरान वो बिल्कुल सीट से गायब हो गए जी, और बाद में उन्होंने कहा भी, जी, उन्होंने इस बात को माना भी हमें कि दूर रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का बहाना बनाना था उन्हें, मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष था, जबकि जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो उस राज्य में तमाम बड़े नेता जमा होते हैं, यहाँ तक कि दूसरे राज्य में अगर आपकी सरकार है तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी आते हैं। जी हाँ, लेकिन बीजेपी में तो ये चीज देखने गई, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव वन मैन आर्मी ही बने रहे। उनको यही वजह है कि इतनी बड़ी हार का सामना करना, यही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ तमाम मुद्दे थे, तमाम चीजें थी, फिर भी बीजेपी की सरकार बन गई। अच्छा, आजम खान बाहर आ चुके हैं और आपको यहाँ से क्या नजर आ रहा है? नहीं, अब ये तो पक्का आजम खान ही खोलेंगे कि क्या आगे उनके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है कि वो एक सिपाही की तरह अखिलेश यादव के पीछे खड़े हो गए, हो सकता है कि कुछ और पकड़ाव, जिस तरह से शिवपाल यादव गए उनको जेल से लेने और अपना मतलब एक तरह से दोस्ती का भ्रम उन्होंने निभाया, दोस्ती निभाई। हो सकता है कि दोनों मिलकर कुछ करना चाह रहे हैं, ये तो 2-4 दिनों के बाद ही बातें साफ होंगी। अखिलेश यादव को लेकर जिस तरह से आजम खान का जब पहला बार मुंह खोलेंगे, पहला स्टेटमेंट आएगा, वहीं से ये बात सब साफ होगी कि आजम खान के मन में क्या चल। लेकिन ये तो जग जाहिर है कि जो बसपा के चीफ हैं शिवपाल यादव और उनके जो भतीजे हैं अखिलेश यादव, उनके बीच में किस तरह के रिश्ते हैं वो तो जग जाहिर है। और अखिलेश का माफ कीजिएगा, आजम खान के जो समर्थन में एक बहुत बड़ा धड़ा है वो भी अखिलेश यादव के खिलाफ। हाल फिलहाल में हमने देखा अखिलेश यादव देखिए ये दूसरी पीढ़ी के हैं, पहले मुलायम सिंह यादव थे, आजम खान थे, शिवपाल यादव थे, इन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, पार्टी को यहाँ तक ले आए। ये अलग बात है आज अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के और पार्टी को खुद उस पार्टी का मालिक समझते हैं अपने आप को। शिवपाल को दरकिनार कर दिया और आजम खान का आपने देखा किस तरह से 27 महीनों उन्होंने कभी हालचाल लेने नहीं गए। पुराने सारे नेता इस तरह से मेरे ख्याल से नाराज हैं, उसी का मौका उठाना चाह रहे थे शिवपाल यादव और वो जेल गए आजम खान को लेने, और वो गोलबंदी का एक उनका अपना तरीका है। चलिए, ये तो खैर आजम खान पे हम जिस तरह कुछ और डेवलप होगा हम उस पर जानकारी देंगे, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि जो है हम एक और खबर जो हैदराबाद एनकाउंटर की है उस पर हम चर्चा करेंगे। 2019 में ये एनकाउंटर हुआ था, 4 उसमें अभियुक्त थे और उस वक्त भी जिस तरह से ये कार्रवाई की गई उसमें सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब जांच में ये साबित हो गया कि ये एनकाउंटर फर्जी था। इस पर क्या? दरअसल कुछ चीजें जो है पर्दे के पीछे होती है। इनकाउंटर फर्जी था, ये ज्यादातर लोगों के दिमाग में था और मालूम भी था, लेकिन जो केस था, जो मामला था उन लोगों आरोपियों के ऊपर, यही वजह थी कि कोई खुल के बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो ट्रोल हो जाता जी। जो उनका आरोप था उन आरोपियों पर, यही वजह थी कि कोई, क्योंकि सबको पता है कि ज्यादातर इनकाउंटर किस तरह से होते हैं। मैंने कई पुलिस ऑफिसर के भी इंटरव्यू किए हैं, मैंने उनसे पूछा भी है इनकाउंटर, तो उनका गोल मटोल इस तरह का जवाब था, हम अपने बचाव में करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब इस तरह से एनकाउंटर होते रहेंगे तो फिर लोगों का न्याय किस स्तर पर रहेगा? इनकाउंटर इस तरह से होते रहे हैं और आगे होते रहेंगे भी, इसके लिए इसका कोई इसमें तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना लॉ एंड ऑर्डर पे। इसका जवाब तो एक मिनट और ना वहां देखा करिए। तो अब हम बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर। जैसा कि हम जानते हैं कि कई दिनों से ये विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में भी है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं और तरह तरह के फोटो भी पोस्ट किए जा रहे हैं। इस पर जो है नदीम साहब आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से ये निहायत ही गलत है और इसमें दोनों पक्षों को एहतियात बरतना चाहिए। बिल्कुल, दोनों लोगों को, जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का फैसले का इंतजार करें और जो सही है कोर्ट पर यकीन करें, फैसला जो भी आएगा उसका आप एहतराम आपको करना है और फैसले को मानना है। लेकिन आप ये चाहें कि सोशल मीडिया में कुछ शेयर करके किसी की भावनाओं को आहत करें, तो आप सोचें कि अगर वो दूसरा पक्ष इस तरह की कोई पोस्ट करेगा तो आपके दिल को दुख पहुंचेगा, ठेस पहुंचेगी। उसी तरीके से ये एक देश है, यही देश की एक जो देश एकता है ना, यही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि एक जगह हमें रहना है और सालों साल से हम रहते चले आ रहे हैं और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है देश चुनने का, किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। हमें इसी देश में रहना है, तो हमें
एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें एक दूसरे के जो भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और साथ में विचारों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यही देश की खूबसूरती भी है कि हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और कोड का सम्मान करें, क्योंकि हम आप जितना एक दूसरे का सम्मान करेंगे उससे न सिर्फ हमारी एकता मजबूत होगी, अखंड भारत बनेगा और एक अच्छा संदेश विश्व में भी जाएगा। तो फिलहाल हम इतना ही इस खास शो में। आगे फिर हम किसी अहम टॉपिक पर